आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। और मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से जो इनर एग्ज़ाम सीरीज़ का जो डिटेल सॉल्यूशन है उसके सेकंड पार्ट में आ गया हूं। और हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक के हम लोग डिटेल सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि आप यदि वीडियो पहला नंबर नहीं देखे होंगे तो वीडियो इसका लेक्चर से इसका पहला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस सीरीज़ को देखें, इस वाले सेकंड वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले वीडियो का लिंक दे दिया है। आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहले वाले वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो चलो समय ना हम लोग वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 51 सीधा फिजिकल केमिस्ट्री में पहुंच गए हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 ये कहता है कि 1.44 ग्राम शुद्ध Fe2O4 को तनु HCl में विलय कर 100 ml आयतन किया गया। इतना हमारा फेरस सल्फेट था, फेरस ऑक्सलेट था, तनु HCl में विलय करके उसको 100 ml किया गया। ठीक है, HCl में डिजोल्व किए हैं। इस विलयन के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 0.01 m KMnO4 का कितना आयतन लेना पड़ेगा। याद रखिए, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए यानी हमको फेरस ऑक्सलेट को पूर्ण ऑक्सीकृत करना है। तो बच्चे लोग आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा, तो ऑक्सलेट जो है ना पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे KMnO4 होता है। तो KMnO4 का हमको कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा जब वो 0.01 मोलर पे है। तो इक्विवेलेंट लॉ ये कहता है कि जितना इक्विवेलेंट KMnO4 रहेगा उतना ही इक्विवेलेंट फेरस ऑक्सलेट होना चाहिए। तो अपन जब डिटेल ये अपना जब इक्वेशन लिखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है KMnO4 के रिस्पेक्ट में इस वाले स्टोइकियोमेट्रिक नंबर को लिखते हैं, यानी 5 नंबर को लिखेंगे KMnO4 साइड ये। और जब ये ऑक्सलेट को लिखना रहेगा तो हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक को लेते हैं, क्योंकि जब को हमको दोनों तरफ को गुना करना रहेगा तो आप याद रखिएगा उसको अल्टरनेट लिख देंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ पे A1 के बदले 5 हो गया, M1 के बदले 0.01 मोलर जो कि ये वाला था। उसके बाद इसका वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक इसी तरीके से इक्विवेलेंट इसका जो वैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका लेंगे हम लोग 2। इसका तो कंसंट्रेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन अच्छा देखो इसका कंसंट्रेशन यहाँ से हम लोग मेंशन कर सकते हैं, है ना। और मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, एक्चुअल में याद रखिएगा इसका मोलर मास हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब आप इसको मोलारिटी को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मोलारिटी में आपको दिया नहीं हूँ, मोलारिटी रखोगे कि FeSO4 को इतना ग्राम रखोगे, इतना ml रखोगे तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो V1 अपन हो जाएगा 400 ml। और इस में कोई भी आंसर आपको नहीं दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी रुको 1 मिनट, हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है बच्चे लोग, ये उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्टर का सफोनिफिकेशन। एस्टर का सफोनिफिकेशन क्या कहता है बच्चे लोग? एस्टर का सफोनिफिकेशन ये कहता है 150 है, यह जल अपघटन पर अल्कोहल देता है। यदि अम्ल का तुल्यांकीय भार 122 है तो एस्टर की संरचना क्या होती है? देखो ऑप्शन तो व्यापम ने इसको लिया है, लेकिन देखो इसका जो मोलिकुलर वेट है ना, इसका मोलिकुलर होता है 122 मोलिकुलर वेट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, लेकिन आप 150 देखोगे ना तो केवल और केवल इसका 150 आता है, इसका मोलिकुलर वेट आता है 150। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर जो है ना ए आना चाहिए, लेकिन ये सस्पेंस में रखा हुआ है। आंसर इसको ले दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए ए आंसर। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में कि किस अभिक्रिया के लिए डेल एस का सर्वाधिक मान होगा। बच्चों लोग डेल एस का मान सर्वाधिक कब होगा? जब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। और आपको अच्छा से पता है
इसमें देखोगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैसियस हाफ है और प्रोडक्ट में एक भी नहीं है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और रिएक्टेंट में 0 प्लस 1/2 तो -1 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो गैसियस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट में 1 है और रिएक्टेंट में तो है ही नहीं, तो ये हो गया 1। तो आंसर जो है ना शुड बी होना चाहिए, लेकिन इसको भी आंसर जो व्यापम है उसको डी ले लिया है। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो है आंसर यहाँ पे ये आएगा और मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर ये वाला ये आना चाहिए था। ठीक है, ये व्यापम का आंसर है, जो मैं गोला लगाया हूँ वो मेरा आंसर है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सस्पेंस हो गया। और क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, तो A2X3 की विलेयता y मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा? तो बच्चे लोग आप लोगों को पता होगा, विलेयता गुणनफल के लिए क्या करोगे, पहले आयनाइज करोगे तो आपको मिलेगा इसका, मान लो y मोल पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी है यानी विलेयता है, तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों जो आयन है उसका कंसंट्रेशन का स्टाइकियोमेट्रिक पावर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये 2y हो जाएगा, पावर ऑफ 2 लग जाएगा, यहाँ पे 3y होगा तो पावर ऑफ 3 लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 108 या 108 y की पावर 5 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में आएंगे ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस फिजिकल बहुत टफ दिया है। बाय द वे मैं इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। ये बोला है कि इतना से इतना ग्राम को करोगे तो डेल एच का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में जाते हैं। इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, याद रखना इन दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2HCl कट जाएगा, तो यहाँ पे NaCl बस आएगा। ठीक है, हमको NaCl का ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो NaCl आ गया। तो इन दोनों को जब जोड़े हैं तो इसको वाले वैल्यू को इस वाले को वैल्यू को जोड़ेंगे तो -196 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, चूंकि हमको ये जो इक्वेशन नंबर आया है इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे 2 है, लेकिन इक्वेशन नंबर हमारा जो 3 है जो हमारा रिक्वायर्ड है, ये हमारा रिक्वायर्ड है, उसमें देखोगे तो हाफ है, मतलब उसका जस्ट हाफ है। तो इसको क्या कर देंगे, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में हाफ का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे हाफ का, तो हाफ को मल्टीपल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और जब हाफ मल्टीपल करेंगे तो इसको भी हाफ करेंगे, तो इसको भी जब हाफ करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 98। क्लियर है बच्चे लोग। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया रासायनिक समय निम्न से प्रभावित नहीं होता है, तो कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर से प्रभावित होता है, आपका उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर लिस्ट आते लिए तो यही कहता है। क्लियर। अब आ जाते हैं, निम्न में से किस तरह का ड्रग बुखार को कम करता है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 में निम्न में से किस तरह का ड्रग बुखार को कम करता है। तो बुखार को कम करता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है ना, बुखार को कम करता है जी। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन है। शुष्क अमोनिया की धारा में सोडियम गर्म करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों जो सोडियम है हमारा और अमोनिया को हम लोग हीट करेंगे अमोनिया के साथ, तो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और ये बन जाता है सोडियम एमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो है आपका इनऑर्गेनिक से है। यदि HF की बंद दूरी 0.92 एंगस्ट्रॉम है, अम्लध्रुव ध्रुव अवगुण 1.91 है। ठीक है, तो आपका परसेंटेज आयनिक क्या होगा। तो बच्चों लोग ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। देखो सबसे पहले हम लोग ना थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या कहता है, हमारा जो चार्ज है, चार्ज तो थ्योरेटिकल ये होती है कि एक जो डाइपोल थ्योरेटिकली जो चार्ज होती है 4.8 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को 0.9 को हम लोग सेंटीमीटर में लिख देते हैं। याद रखना इसमें सीजी भी होता है और MKS भी पद्धति होता है। तो इसको मैं जब आपको सेपरेट वीडियो पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप दोनों को रख देंगे तो इतना आ जाएगा 4.41 D। क्लियर है, ये है आपका थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन आपको कैलकुलेटेड वैल्यू क्या दिया है, 1.91 D है।
ठीक है। तो 1.19 डी को रखोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू को ऊपर में रखोगे, थ्योरेटिकल वैल्यू को नीचे रखोगे, मल्टीपल कर दोगे तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HF बॉन्ड का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 43% हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया में अभिकर्मक होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा अभिक्रिया में आप सोडियम मेटल लेते हो और एल्किल हैलाइड लेते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो आपको मिलता है सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे एथेन मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा, वैसे तो इसमें आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये वाला। ये होता है आपका वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन हो जाएगा ये, वुर्ज रिएक्शन, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं आगे कीटोन से साइनोहाइड्रिन का बनना। देखो साइनोहाइड्रिन बनेगा कब, जब HCN दोगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये मैं बताया भी हूँ मैकेनिज्म में। तो ये बनता है साइनोहाइड्रिन। तो ये कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक और एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं संक्रमण धातु आयनों द्वारा रंगीन यौगिक बनने का कारण है। देखो रंगीन यौगिक बनने का कारण ये है, संक्रमण धातुओं में डिफरेंट कैरेक्टर होती है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाता है Eg और ये कहलाता है T2G। तो Eg का इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होता है और ये आपका चला जाता है T2G का इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो DG इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होती है तो यहाँ पे संकुल जो है हमारा कॉम्प्लेक्स जो है कलरफुल दिखाई देने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया H2I2 और रिवर्सिबल टू HI के लिए साम्य स्थिरांक होगा। देखो यदि यहाँ पे लिखूँ, मान लो कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर है ना, और इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर होने के बाद मोल पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल इसको हम लोग देखेंगे तो दोनों के दोनों कट जाएंगे और कटेगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका कोई भी नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। कार्बनिक यौगिक का सोडियम निष्कर्ष FeCl3 के साथ लाल रक्त देता है। देखो सोडा निष्कर्ष है, यानी आपका ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा जब आप एलिमेंट्री टेस्ट करते हैं तो एलिमेंट्री टेस्ट करने के लिए हम लोग सोडा या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और सोडियम एक्सट्रैक्ट जब बनाते हैं तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पर हमारा सोडियम नाइट्रोजन, यदि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है तो थोडियम ये बन जाता है साइनाइड बन जाता है, ठीक है, थायोसाइनाइड बन जाता है। और इसको जब FeCl3 के साथ करते हैं तो फेरिक थायोसाइनाइड बनता है, और ये जो फेरिक थायोसाइनाइड है डार्क रेड कलर का होता है। जो पिक्चर वगैरह होती है ना, पिक्चरों में जो हीरो हीरोइन या किसी जो कुंडा का रोल किया रहता है तो उसके अंदर जो खून वून आते रहता है तो वो उन लोग इसी का लेयर लगा ले, इसी का लेप लगा ले रहते हैं, इसी कारण उनको खून जैसा दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो याद रखना इसमें कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का टेस्ट होता है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो जाएगा, सल्फर भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का C हो जाएगा। अब देखो ये सॉलिड स्टेट क्वेश्चन है। सिल्वर फलक केंद्रित घन एकक सेल में क्रिस्टलीकृत होता है। सिल्वर का घनत्व तो इतना है, एकक सेल के कोर की लंबाई क्या होगी? आपको सबको पता होगा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है Z × m/n⁴ n0 होता है। तो a⁴ रखोगे तो आप लोग इसको पक्षांतर कर दिए तो D जब इधर आएगा, तो D जब इधर आएगा तो क्या होगा बच्चे लोग, वैल्यू पुटअप करोगे और वैल्यू पुटअप करोगे तो ये थोड़ा सा ना लॉन्ग सॉल्यूशन होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एक इक्वल होगा 409 पिकोमीटर आ जाएगा। ये पिकोमीटर याद रखिए रहना, 409 पिकोमीटर, ये तो ये वाला आएगा आंसर, ठीक है। 67 में आते हैं, दाब परिवर्तन से कौन सी अभिक्रिया प्रभावित नहीं होती है? दाब परिवर्तन से अभिक्रिया वही अभिक्रिया प्रभावित नहीं होती है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इक्वल होता है। तो आप केयरफुली देखोगे तो ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सेम है, तो आपका ये जो है ना गैसियस कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक कंपोनेंट और ये 2HI बन गया,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा यही, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सेम है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बराबर, यानी 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट है। और 68 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन समांग उत्प्रेरण का उदाहरण नहीं है। देखो संपर्क विधि जो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की, जो H2SO4 निर्माण की जो सिस कक्ष विधि संपर्क विधि है, संपर्क विधि जो जिसको आजकल वाइडली यूज किया जाता है, उसमें हम लोग जो कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं उसको, उसमें वैनेडियम पेंटॉक्साइड लिया जाता है, और वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट है और हमारा SO3 क्या है, Ac3 तो गैसियस स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट आपस में ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपका समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण नहीं है, ये विषमांगी उत्प्रेरण है। ठीक है, समांगी बोला है, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण नहीं है, तो समांगी तो नहीं है भाई, ये विषमांगी है। ये क्या है, विषमांगी। और विषमांगी मतलब क्या होगा, विषमांगी मतलब होगा हेटेरोजीनियस। तो इसका हो जाएगा, याद रखना मैं ऊपर लिखा हूँ कॉन्टैक्ट मेथड ना, कॉन्टैक्ट मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट मेथड मतलब संपर्क विधि। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दूधिया सफेद यौगिक के गर्म करने पर भूरे रंग की गैस देता है, जिसे गर्म करने पर कॉपर गैस प्रवाहित करने पर रंगहीन गैस निकलती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका एनालिटिकल है, मतलब जहाँ से प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ से आता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है भैया, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 3 एक ही में होता है, एक तो इसमें होता है, एक तो इसमें होता है। गर्म करने पर भूरे रंग की गैस देती है ना, और कॉपर के साथ प्रवाहित करने पर गैस निकलती है। तो कॉपर के साथ जो गर्म करोगे भूरे रंग की गैस तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ही निकलती है ना, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो नाइट्रोजन ही तो होगा। भूरे रंग की गैस तो NO2 गैस की मिलती है ना, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। प्राथमिक कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर एमीन के समावयवों की संख्या कितनी है। इसको तो बना बना के देखना पड़ेगा जी। देखो ये पूरे के पूरे प्राइमरी एमीन है, ऑल आर प्राइमरी एमीन, याद रखना बच्चों लोग, ऑल आर प्राइमरी एमीन, ये सबके सब प्राइमरी एमीन है। ठीक है, और प्राइमरी एमीन को काउंट करके देखो तो टोटल बनेगा 8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1 मोल ग्लिसरॉल के पूर्ण एसिटिलीकरण के लिए एसिटिल क्लोराइड की कितने मोल की आवश्यकता होगी। देखो भाई यहाँ पे तो जो आपका ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को देखोगे ना तो एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड की बात करोगे, एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड का आपको कितना मॉलिक्यूल लगा है, 3 मोल लगा है। इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल है, 3 मोल है। ठीक है, तो 3 मोल लगा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एकक सेल जिनके क्रिस्टल परिमिति A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C एवं A अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो इसमें तो आपको सबको याद रखना पड़ेगा, ये जो पैरामीटर है विषम लंबाक्षक होता है। जब मैं हम डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम लंबाक्षक। पानी एवं बर्फ के साम्य अवस्था पर मोलर ताप कैपेसिटी का मान होता है। तो मोलर ताप कैपेसिटी, अरे भैया पानी और बर्फ के साम्य दोनों हैं, और साम्य दोनों हैं तो तब रहेगा जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, तो मोलर ताप कैपेसिटी और उसका हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हीट कैपेसिटी कब चेंज नहीं होगा, तो हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगा एट कांस्टेंट, लिखा देगा एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर इज इक्विलिब्रियम विद आइस, प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। व्हेन हीट डेल E इज सप्लाइड टू द सिस्टम द टेम्परेचर चेंजेस डेल T, ठीक है, इज 0। अब आपने हीट तो सप्लाइड कर दिया, लेकिन हीट सप्लाई करो लेकिन टेम्परेचर 0 रहना चाहिए, ऐसा है कि नहीं। एज द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज फॉर द फेज ट्रांजिशन, और वो जो हीट है ना वो फेज को ट्रांजिशन करने के काम आएगा, यानी एक फेज जो है दूसरे फेज में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब हमारा टेम्परेचर पूरा का पूरा क्या कह रहे हैं, वेरी अच्छा एक कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो टेम्परेचर को कुछ भी कर दो, टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, तो हमारा डेली वेज बस वेरी हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका इक्विलिब्रियम के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बहुत ज़्यादा थर्मोडायनेमिक लगा दिया है। आप इसको थोड़ा सा ना सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। 74 क्या क्वेश्चन कहते हैं, देखो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन की प्रवृत्ति हीलियम विन्यास प्राप्त करने की है। इस संदर्भ में यह समानता प्रदर्शित करता है। क्लियर, मैं इंग्लिश को बोल के नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहा है, देखो, समानता प्रदर्शित कब करेगा भाई, जब आपका हाइड्रोजन की प्रवृत्ति हीलियम की विन्यास प्रकृति है, प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूर्ण करना चाहता है। मतलब जैसे जानते हो ना, हाइड्रोजन का जो विन्यास है 1s1 होता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है और इनर्ट पोजीशन में जाना चाहता है। यानी वो जैसे ही माइनस बनेगा तो ये 1s2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये किस में होता है, ये इनर्ट गैसों के एल्काली एलिमेंट के जैसे रिएक्टर करने के कारण होता है। तो ये बोला भी गया है, हाइड्रोजन जो है हमारा आवारा तत्व है, जो फर्स्ट ग्रुप में भी होता है और 17 ग्रुप में होता है। ठीक है, आयन जो आकार में चतुष्फलकी नहीं होता, देखो मैंने पूरा का आयन का ना एक पैरामीटर लिख दिया है। कॉपर जो है ना, जब अमोनिया के साथ स्ट्रक्चर बनाता है तो चतुष्फलकी, आकार में चतुष्फलकी नहीं होता, चतुष्फलकी यही नहीं होता, बाकी सब के सब देखो चतुष्फलकी है। ठीक है, यही नहीं होता, यही बस है जो एक्सेप्शन है। ठीक, चार जो आइसोमर, चार जो कोड इसका लिगेंड के साथ जुड़े होने के बावजूद इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन फेयर हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये जो हमारा 75 का होगा वो सी ऑप्शन होगा। उसमें आते हैं, निम्न किन यौगिकों को एल्डोल संघनन कराने के तत्पश्चात निर्जलीकरण करने पर मेसिटिल ऑक्साइड बनता है। तो देखो, आप लोग जानते हो एसीटोन का जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो आपको मैकेनिज्म पता होगा। ये जो हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, इस एसिडिक प्रोटॉन को ये खा लेता है, खाता है तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे ये शिफ्ट होती है और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बनता है ये इनोलेट। क्या बनता है भाई, इनोलेट बन जाता है। और ये इनोलेट क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये जाकर अटैक कर देता है दूसरे एसीटोन को, और दूसरे एसीटोन को जब करता है तो यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाती है, और जब हीट देते हैं तो E1CB रिएक्शन होती है। OH के प्रेजेंस में क्या होती है, E1CB रिएक्शन होती है। ठीक है, तो E1CB रिएक्शन से क्या हो जाता है, ये कंजुगेटेड कार्बोनिल बन जाता है। तो कंजुगेटेड और कंजुगेटेड कार्बोनिल ये जो है इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेसिटिलीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, किस विधि द्वारा प्रोपीन से प्रोपेन प्राप्त हो जाता है। आपके पास प्रोपीन है, उसको हाइड्रोजनेशन कर दो भाई, निकल के प्रेजेंस में सीधा प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होगा उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण होगा। ठीक है, और 78 में आए sp3 संकरण कक्षक में भाग लेता है। sp3 संकरित कक्षक में तो आप लोगों को पता होगा टोटल 4 ऑर्बिटल बनती है, और चारों ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो आपको s एक ही बार है, पिन 3 बार है, तो s को मिलता है 1/4 यानी 25% मिलता है। ठीक है, 79 में आ जाए तो निम्न को उनके बढ़ते हुए आयनिक गुण के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अब आयनिक गुण के आधार पर व्यवस्थित करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आयनिक गुण जिसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन के बीच आयनिक बॉन्ड बनती है, तो आयनिक बॉन्ड बनती है तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर तो इसी में होगा। ठीक है, और लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन को देख के जान जाते हैं ये सबसे ज़्यादा कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, वो भी आपका सिमेट्रिकल कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसमें तो आयनिक कैरेक्टर आएगा नहीं, ज़्यादा क्या आएगा ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं, IUPAC के अनुसार नामकरण क्या होगा। तो देखो पहले अच्छे से आप लोग सुव्यवस्थित लिख देंगे, तो सुव्यवस्थित लिखेंगे तो आपको 1 2 3 4 नंबर में आपको OH ग्रुप दिख रहा है, और पहले नंबर में ही आपका बेंजोइक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका मिल जाएगा 4 हाइड्रोक्साइड, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है जी, जब 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल की वाष्प अपचयित कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाती है। आपको ये पता होगा ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फेवर हो जाता है।
ये क्वेश्चन जो है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का है। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फेवर्ड हो जाता है। क्या गजब क्वेश्चन पूछ दिया जी, एक तो एक्सेप्शन था, उसी एक्सेप्शन को क्वेश्चन को पूछ दिया यहाँ पे। तो इसमें बनता है आपका एल्कीन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फेवर हो जाती है ना, यहाँ पे H2O बाहर हो जाता है बच्चे लोग। तो H2O जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बना, ये एक तरह से एल्कीन बन गया। क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया। तो एल्कीन ये हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। ताप बढ़ाने या गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। देखो, ताप बढ़ाने या घटाने से गैसों की गतिज ऊर्जा प्रभावित होती है। गतिज ऊर्जा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो उससे आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। स्पीसीज, ये क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन पर संकरण होता है। इसको थोड़ा सा आप लिगेंड के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखोगे और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के फेवर में भी जाओगे तो आपको पता होगा ये टेट्राहेड्रल बनता है। और आपका ये DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर बनता है, स्क्वायर प्लेनर। और ये बनता है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आपका टेट्राहेड्रल बनता है तो sp3 संकरण हो जाएगा। और उसके बाद DsP2 होगा, उसके बाद DsP2 sp3 नहीं, sp3 है, फिर DsP2 है, DsP2 है, फिर sp3 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। याद रखिएगा, सबके सब लोग करेक्ट आंसर होगा D। उसके बाद आ जाते हैं 84 क्वेश्चन में। मैग्नीशियम रिबन के एक टुकड़े को नाइट्रोजन के वातावरण में लाल गर्म किया गया, वह ठंडा करके जल डाला गया, निकलने वाली गैस क्या होगी? अरे भैया देखो, मैग्नीशियम है, आप नाइट्रोजन के साथ गर्म करोगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, और मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब जल अपघटन करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो ड्राइविंग फोर्स ये है कि अमोनिया गैस के रूप में फॉर्म होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को वातावरण में गर्म करने पर वातावरण में लाल में गर्म किया गया, ठंडा जल डाला जाता है तो निकलने वाली गैस क्या हो गई? अमोनिया हो गई। निकलने वाली गैस क्या हो गई जी? अमोनिया हो गई। किस क्लोराइड का क्रिस्टलन जल अधिक होता है? अरे बाप रे, ये क्वेश्चन एक बार देखना, पहले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपका रिपीट हुआ है। मैं आप हो सके तो मैं आपको जाके दिखा दूं क्या? मेरे ख्याल से ये एकदम सेम टू सेम, एक बार बता देता हूँ। ये ही देखो, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 सेम टू सेम रिपीट हो गया है। कहाँ आपका रिपीट हो गया है, कहाँ पे जी? या क्वेश्चन नंबर 84 में हो गया है, सॉरी 85 में हो गया है। तो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसमें सोडियम, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ गैदर करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, और गैदर करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी तो हम लोग बोलेंगे उसमें क्रिस्टलन ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LiCl, ठीक है। इसमें याद रखना क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज़्यादा लिथियम में होगा। आवर्त सारणी में ऑक्साइड का क्षारीय गुण होता है। अरे बाप रे, इतना ऊपर से क्वेश्चन पूछ दिया बच्चे लोग। ऑक्साइड को आप लोग सब लोग जानते हो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी होगा, और उसके ऑक्साइड का जो कैरेक्टर होता है ना, वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती जाती है। और टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होती बल्कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। तो इस 86 का आंसर क्या होगा? क्षारीय गुण पूछा है भाई, क्षारीय गुण में तो क्या हो रहा है? क्षारीय गुण तो आपका बेसिक कैरेक्टर है, टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हो तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बाएं से लेफ्ट से राइट, मतलब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं घटता है, ये ठीक है, यही वाला है। बाएं से दाएं जाएं तो क्षारीय का गुण घटता है, ऊपर से नीचे आए तो क्षारीय गुण बढ़ता है, ठीक है। और पीरियडिक प्रॉपर्टी से दिया गया था। अब देखो यहाँ पे आपके पास अभिक्रिया है, कंजुगेटेड है। आपको जानते हो NaBH4 जो होती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं है। तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं होने के कारण कंजुगेट को कुछ नहीं कर पाता, केवल कार्बोनिल ग्रुप को ही वो रिड्यूस कर पाता है। रिड्यूस करेगा तो ये अल्कोहल देती है। अब ये अल्कोहल, अब HCl और ZnCl के रेस्पेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे एक सब खतरनाक रिएक्शन ये हो जाती है कि CH2, तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पे हो जाता है Cl। थोड़ा गलत हो गया था, एक कार्बन कम हो जाता था। अब यहाँ पे जब आप CN को देखोगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है,
ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है कार्बन को और ये क्लोरीन बाहर हो जाता है। अब क्लोरीन बाहर होगा तो आपका सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूटेड बन जाता है। और सब्स्टिट्यूटेड बन करके आपको जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। क्या देता है भाई, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डबल वन, ये तो गलत गया सीधा सीधा, डबल बॉन्ड है ही नहीं इसमें, है ना। अब इन दोनों में बच गया, इन दोनों में तो एक कार्बन ज़्यादा बढ़ गया, तो एक कार्बन ज़्यादा बढ़ गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 तो हो गया। 89 में आते हैं। कौन सा कथन गलत है, देखो मैं सीधा सीधा आंसर में आता हूँ। थर्मोसेटिंग जो होती है ना वो होता है आपका पिघलने वाली, ना नहीं पिघलती है, लेकिन थर्मो जो प्लास्टिक होती है वो पिघल जाती है। और जो पिघलती है वो जनरली क्या होता है, योगात्मक अभिकरण से बनता है, जैसे पानी विनाइल क्लोराइड ये होती है ना, वो आपका थर्मोसेटिंग से नहीं होता बल्कि थर्मोप्लास्टिक प्रोसेस से होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 89 का क्या हो जाएगा, 89 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर थर्मोसेटिंग बहुलक, क्रॉस लिंकेज बहुलक देते हैं, याद रखना। जैसे आपका बैकेलाइट जो होती है ना वो क्रॉस लिंकेज होती है, थर्मोसेटिंग बहुलक क्रॉस लिंक होते हैं। रुको तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक संघनन बहुलीकरण से बनते हैं, थर्मोसेटिंग तो क्लास लिंकेज होता है। नहीं बच्चे लोग, ये आपका सही आंसर नहीं होगा, याद रखना। इसको मैं क्या करूँ, ड्रॉ में जाता हूँ, 1 मिनट बच्चे लोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ये नहीं होगा। थर्मोप्लास्टिक बहुलक संघनन से नहीं बनता है बल्कि योगात्मक से बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। थर्मोप्लास्टिक बहुलक को संघनन बहुलीकरण से निर्मित करते हैं, संघनन से नहीं करते भैया, योगात्मक से करते हैं, थर्मोप्लास्टिक को योगात्मक से, ठीक है, याद रखना। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो होती है योगात्मक से। किससे होती है, योगात्मक से। और जो थर्मोप्लास्टिक के बाद जो थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोसेटिंग जो तो थर्मोसेटिंग होती है योगात्मक नहीं होती है बल्कि वो आपका संघनन से होता है। किससे होता है, संघनन से, ठीक है बच्चे लोग, संघनन बहुलीकरण से होता है। संघनन मतलब कंडेंसेशन से। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहते हैं, कौन सा यौगिक सिल्वर दर्पण देता है। तो ये क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है भाई, जानते हो तो बनेगा, नहीं जानते हो तो जल भूंज के राख हो जाओ। तो आपका जो ये वाला है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 90 को हम लोग क्या बोलते हैं। मैलिक एसिड का मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ, मैलिक एसिड का भी फॉर्मूला लिख दिया हूँ, मैलिक एसिड का भी फॉर्मूला लिख दिया हूँ। और एक होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, एक क्या होता है भाई, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड जो होता है ना यही आपको क्या देता है, सिल्वर दर्पण टेस्ट देता है, ठीक है, सिल्वर दर्पण टेस्ट यही देता है। अब आते हैं हम लोग 91 में। यदि अमोनिया निर्माण के लिए Kc साम्य स्थिरांक है तो उसी ताप पर अमोनिया का वियोजन कितना होगा। अरे बाप रे, ये रिवर्स रिएक्शन को दे दिया। देखो बच्चे लोग, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है यानी फॉर्मेशन में नहीं फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होती है, आप लोग याद रखना, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होती है, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, तो यहाँ पे आएगी Kc। अब डिसोसिएशन बोल रहा है मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी रखोगे, लेकिन जब इसको उल्टा करोगे तो सिमिलर इसके जैसा आएगा। यानी इस वाले Kc को जब उल्टा कर दोगे 1/Kc कर दोगे तो ये दिखेगा, और सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो उसके बराबर हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल तो हो जाएगी ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/Kc। यानी किसी रिएक्शन को आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं और उसको बैकवर्ड में ले आते हैं ना बच्चे लोग, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/, में आ जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यदि कोई रिएक्शन A से B हो रही है तो उसका रेट कांस्टेंट C है, लेकिन वही रिएक्शन B से A होगा तो उसका रेट कांस्टेंट सेम नहीं होगा बल्कि वो बटे में हो जाएगा।
यदि x है तो 1/x हो जाएगा उल्टा करने से, ठीक है। उसके बाद 92 में आते हैं। 92 में तो आपको ऊपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है। 1 ग्राम तुल्यांक है तो ये होता है फॉर्मूला। आणविक चालकता का जो मात्रक है ओम पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। कूलाम जो होती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 कूलाम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होगा। इतना इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कितना है भैया 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई पूरे, ठीक है। ऐसे सेल कांस्टेंट का होता है। सेल कांस्टेंट होता है आप लोगों को पता होगा लेंथ अपॉन एरिया होती है। लेंथ अपॉन एरिया इसलिए इसका सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 92 का। 92 का आप लोग मिलान करके देख लेना भाई, मिलान करके देख लेना, ये करेक्ट आंसर है। एक तुल्यांकी चालकता मतलब ये हो जाएगा ये, ठीक है। आणविक चालकता मतलब हो जाएगा ये, और 1 कूलाम मतलब ये, और सेल कांस्टेंट मतलब ये, ठीक है। इसको देख लेना करेक्ट आंसर मैच करके। आणविक चालकता की कुल समावेशी की संख्या है C2H2Br2 है। तो आप तो एक बार ट्रांस बनाओगे, एक बार सिस बनाओगे और एक ही तरफ बनाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ही आइसोमर हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक अधिशोषण में संबंधित बल होते हैं। आप सबको पता होगा भौतिक अधिशोषण में केमिकली बॉन्ड नहीं बनता है बल्कि फिजिकली बॉन्ड बनता है। और फिजिकली बॉन्ड में जो डोमिनेंट फैक्टर होती है, जो मेन एथेंटिक होती है, वो होती है वैन डर वाल्स फोर्स। जितना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स रहेगा उतना ही अच्छा वैन डर वाल्स इंटरेक्शन रहेगा, उतना ही अच्छा उसमें क्या होगा भौतिक अधिशोषण होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि वैन डर वाल्स जितना अच्छा हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसी तरीके से हम लोग आते हैं 95 में। रेडियो एक्टिव पदार्थ के उसकी औसत आयु पर प्रतिशत संगठन क्या होगा। देखो आप ना ऑरेंज आयु को आप लोग हाफ लाइफ टाइम से कोरिलेट करोगे तो आप लोगों को पता होगा ऑरेंज लाइफ क्या होती है। टाइम टेकन टू अ सब्सटेंस टू रिमेन 36.7 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। औसत वैल्यू जो होती है देखो ये भी रेडियो एक्टिव का, वो इतने के ओरिजिनल अमाउंट के बराबर होती है, ठीक है। तो 100 हम लोग मान लेते हैं और बाय द डेफिनेशन क्या होगा 30.6 हो गया। तो औसत आयु पर जो विघटन होगा ये तो निकल गया, वो निकल गया मॉलिक्यूल, इतना तो आप लोग का रिएक्शन कर दिया। जो बचा है वहाँ पे जो विघटन की मात्रा होगी 63.3 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग माइनस कर देंगे तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। 96 की बात करें तो 96 में क्या लिखा है, कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक क्रियाशील है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों लोग कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने वाले हैं उसका एरिया कैसा है। एरिया कैसा है मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, वो सरलता से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। तो इसमें देखोगे ध्यान से तो इसमें प्लस एम इफेक्ट है, इसमें माइनस एम है, इसमें माइनस एम है, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बोला है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब देगा भाई, जब उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए रिंग में। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन होने के लिए ज़रूरी क्या है, आप कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉलुइन हो जाएगा, ये होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन। 97 में आते हैं। हेलो सॉरी हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट ना, कुछ गायब हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को, सॉरी यार। एक मिनट बच लो, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब ये कौन सा सही है जब आता है ना तो आपका कमर तोड़ देता है, क्योंकि आपको सबको बनाना पड़ता है। Cr++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3
4s0 तो होता है। हाँ चलो ठीक है, ये सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है बोला है, तो ये सही हो गया आपका। एस का ऑक्सीकरण +8 है, ये गलत हो गया। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 6√x है, तो ये आपको तो लिखा है, लेकिन डी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है 2+2 एरो मल्टीप्लाई हो गया 2+1, तो 2 3 6 हो गया था, √6 होता है, ये भी सही है। ठीक है, और ये CO है और 18 ग्राम O2 होगा, क्या पूछा है। अरे भाई जब CO है तो उसमें 18 ग्राम कैसे ऑक्सीजन हो जाएगा, ये तो सरासर गलत है। ठीक है, तो सही कथन कौन कौन है भाई, 1 और 3 है। क्या है, 1 और 3 है। और क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। ये सीधा सीधा जेल्डाल मेथड से दिया गया है। जेल्डाल मेथड के लिए जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होती है 1.4 इंटू वॉल्यूम इंटू उसका जो नॉर्मलिटी है और वेट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जब हम लोग फार्मूला पे रखते हैं तो आपका जो जेल्डाल मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका तो 0.4 आपका ग्राम है, तो मैं नीचे में रखूँगा। 1.4 जो है वो फार्मूले का है। वॉल्यूम दिया है क्या, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, ये देखो 19.2 ml, और 0.5 का है, 0.5 नॉर्मलिटी है। ठीक है, 0.5 क्या है, नॉर्मलिटी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 99 में। कार्बन क्लोरीन की विस्मास विखंडन पर प्राप्त होता है। विस्मास विखंडन होता है मतलब कोई भी बॉन्ड जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलरली किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो जहाँ पे शिफ्टिंग होता है वहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होती है। ठीक है, तो विस्मास विखंडन कार्बन और क्लोरीन के विस्मास विखंडन से एक कार्बोकेटायन एवं एक कार्बोनिल आयन मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। परमाणु का रेडियो एक्टिव आउटपुट ऑफ 5 डी है, तो 6 से 11वें दिन बाद कितने परमाणु मिलेंगे। याद रखना हमारे पास जो कंपाउंड है 0.1 ग्राम है, और ये कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम 5 है उसका, लेकिन आपको 11वें दिन बताना है कि कितने परमाणु मिलेंगे। बाप रे, तो आप लोगों को ये वाला फार्मूला पता होगा, लैम्डा इज इक्वल 0.693 अपॉन हाफ। ठीक है, या हाफ इज इक्वल होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, तो हाफ का वैल्यू रख देंगे क्योंकि 5 दिन हाफ है, तो हाफ रखें। हाफ रखने के बाद जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा चला। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन से आप लोग 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद ये कितना वैल्यू आपको कैलकुलेट देखोगे। ठीक है, तो इसको रख देंगे 0.693, 10 डेज के बाद क्या उतना हो जाएगा, 10 डे बाद हो जाएगा आपका यहाँ से n निकलेगा, और उस n का आपको निकालना पड़ेगा एंटीलॉग। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो आप लोग देख लेना। इसमें जो करेक्ट आंसर है इसमें किसी से भी मैच नहीं करता है, सबसे डेंजर बात तो ये है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ही मैच नहीं करता है, तो इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं, लेकिन इसका जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर इसने किसको लिया है भाई, परमाणु वाला इसको लिया है, लेकिन ये भी नहीं आता है आंसर, तो इसको एक बार देख लेना बच्चे लोग। अब बीच में ना जो 87 था वो छूट गया था, तो 87 के लिए मैं एक बात बता दूं, आपका जो 87 है आप देखोगे तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले हेक्सासाइक्लोहेक्सेन जो है ना कीटाणुनाशक के रूप में होता है, तो 4 का 3 कौन सा है, ये यही बस है ना, ये 4 है डी और ये 3 है, तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो BHC के नाम से जानते हैं, और BHC जो होती है वो कीटाणुनाशक का काम करने लगता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म तो एक एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, डाइएथिल ईथर एक निश्चितक की तरह होता है, एथिल सैलिसिलेट दर्द निवारक बाम, मेथिल सैलिसिलेट जो होता है ना दर्द निवारक बाम होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जी। तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन हो आ सकता है, इसका जो सोल्यूशन है अकॉर्डिंग तो आ नहीं रहा है, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, इसका डिटेल सोल्यूशन के लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर देखना ओपन करके।
बाकी मैंने कोशिश किया है कि पूरा का आंसर आपको मिल जाए। और यहाँ से अब मैं एक और आपको बोलने वाला हूँ। डिटेल सॉल्यूशन और नोट्स के लिए मैं एक इंस्टामोजो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। उसमें आप जाएंगे तो उसमें जाएंगे तो आपको एक मिनिमम अमाउंट रहेगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके एक प्रॉपर नोट्स आप ले सकते हो। 10 रुपये 5 रुपये ऐसा कुछ रेट रहेगा, और आप अपनी तैयारी को एक हाई लेवल का बना सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ से मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में। ओके, थैंक यू।